स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद से यूट्यूब चैनल में। तो आपके लिए साइंस की बेहतरीन सुपर क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। हमारा ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और ये आपकी डेली क्लासेस चलती रहेंगी अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास की शुरुआत करते हैं। और एक बात आपको और बता दें कि जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे सभी प्रश्न को ध्यान देना है और हर एक प्रश्न को नोट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं और एक्सप्लेन के साथ हम कवर करेंगे। आपको एक बात और बता दूं कि आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर देना है ताकि हम कम समय में आपके पूरे क्वेश्चंस को कवर कर सकें। पहला क्वेश्चन है कि सोनोमीटर का जो कार्य सिद्धांत है ये क्या है। सोनोमीटर का जो कार्य सिद्धांत है मेरे प्यारे भाई ये है अनुनाद। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने इसका देखिए गाइस, आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि पानी से ऊपर तक भरे एक मग में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी के स्तर में क्या परिवर्तन नजर आएगा। देखो, बर्फ का टुकड़ा पिघल जाए इससे मतलब बिल्कुल भी नहीं है, चाहे पिघले या न पिघलेगा, इस पानी का स्तर जो है ये बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। इसका जो गाइस मेन कारण है वो ये है कि आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उसके अनुसार जब बर्फ का टुकड़ा तैरता है तो वो अपने भार के बराबर आयतन को पहले ही विस्थापित कर देता है। इसीलिए जब जल में बर्फ डाला गया होगा तभी यह अपने भार के बराबर आयतन को विस्थापित किए होंगे। तो जब गाइस वो बर्फ पिघलेगा तो अपने भार के बराबर ही पिघलेगा और वो गाइस अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि उसके स्तर में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। अगला आपके सामने कि किस तापमान पर जल का जो घनत्व है ये अधिकतम होता है। इसका आंसर आप बताएंगे किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है ये आपसे कहा गया। राइट होगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर वी। अगला देखो, इसका आंसर आप बताना है कि वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती वह क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, फटाफट आंसर दीजिए। वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर के नहीं गुजर सकती वह है गाइस डीसी आपूर्ति। राइट होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर वी। तो जो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि डीसी आपूर्ति जो है गाइस ये कंडेंसर से नहीं गुजर सकती है, ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने गाइस, इसका आप बताएंगे संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझदारी से आंसर देना है, ठीक है। देखो, संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका वो हो जाएगा सीसा। जो भी बता रहे हैं सीसा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई, इसके एक्सप्लेनेशन को, बहुत जरूरी एक्सप्लेनेशन आपके लिए है। देखो गाइस, यहाँ पर जो लिखा गया है कि वैसी बैटरी जिसमें स्पंज लेड तथा लेड पैराऑक्साइड द्वारा रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन होता है वह केवल और केवल विद्युत ऊर्जा में ही होता है। और इस प्रकार के बैटरी को हम लेड एसिड बैटरी कहते हैं, क्योंकि गाइस इसमें एसिड भी होता है और लेड यानी सीसा भी सम्मिलित होता है, जिसकी वजह से इस प्रकार के बैटरी को लेड एसिड बैटरी कहा जाता है। ओके, फिर देखो गाइस, जो लिखा गया लेड एसिड बैटरी है इसका आवरण या फिर जो बर्तन है या फिर जो गाइस जिसका वोल्टामीटर होता है ये कांच का बना होता है और इसमें दो प्रकार की प्लेटें लगी होती हैं, धनात्मक प्लेटें तथा ऋणात्मक प्लेटें, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला आपके सामने कि विद्युत परिपथों में फ्यूज की अपेक्षा लघु परिपथ बंधक या फिर जिन्हें आप कहते हैं एमसीबी को प्राथमिकता दी जाती है, आखिर क्यों।
क्योंकि गाइस जो एमसीबी होता है ये ओवरलोड को दूर करने के बाद एक लीवर दबा करके पुनः सेट किया जा सकता है ना। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओवरलोड को दूर करने के बाद एमसीबी को एक लीवर दबा करके पुनः सेट किया जा सकता है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। अगला देखो मेरे प्यारे भाई कि डायनेमो जो विद्युत का जनन करता है वास्तव में क्या है। इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर गाइस डायनेमो जो है ये ऊर्जा परिवर्तक के रूप में कार्य करता है ना, ऊर्जा का परिवर्तन करता है यानी ऊर्जा को एक दूसरे रूप में कन्वर्ट करता है, ये होता है गाइस डायनेमो। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लो, बहुत जरूरी एक्सप्लेनेशन है। देखो जो गाइस डायनेमो शब्द है ये एक प्रकार का ग्रीक शब्द है जो कि डायनामिसिस से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ होता है डायनेसिस, जो गाइस डायनामिसिस का अर्थ है, इसका अर्थ होता है पावर या फिर जिन्हें कहते हो आप शक्ति, ठीक है। और मूल रूप से यह विद्युत जनरेटर का ही दूसरा नाम है जिन्हें आप डायनेमो कहते हो। ओके, इसके बाद आप याद रखिएगा मेरे भाई, डायनेमो जो है गाइस ये दिष्ट धारा उत्पन्न करता है, ठीक है। अगला आपके सामने कि विद्युत बल्ब के आविष्कारक हैं। वैसे भी आप जानते होंगे काफी ज्यादा गाइस चर्चित हैं और आप सभी जानते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, हालांकि बहुत ज्यादा इजी भी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। विद्युत बल्ब के आविष्कारक हैं वो हैं थॉमस अल्वा एडिसन। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी मेरे भाई मित्र यहाँ पर बता रहे हैं थॉमस अल्वा एडिसन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला आपके सामने मेरे एक बात और सुन लो, इसका गाइस आप जो एक्सप्लेनेशन है इसको भी देख लो, बहुत जरूरी है। देखो गाइस जो बेतार का तार है इसकी जो खोज है ये मार्कोनी के द्वारा 1901 में की गई थी। इसके अलावा आप एक बात और याद रखिएगा कि मार्कोनी ने ही गाइस एक और खोज की थी जिन्हें आप कहते हो रेडियो, ठीक है। तो रेडियो की खोज जो है ये मार्कोनी के द्वारा ही की गई थी। रेडियम की खोज जो है गाइस ये मैडम क्यूरी के द्वारा 1898 में की गई। डायोड बल्ब का जो आविष्कार है ये सर जे फ्लेमिंग के द्वारा 1904 में की गई। जो गाइस ये तापनिक उत्सर्जन है इसका जो आविष्कार है ये एडिसन के द्वारा, और ट्रायोड बल्ब का जो आविष्कार है ये लीड ए फॉरेस्ट के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो जब आपसे पूछा जाएगा विद्युत बल्ब का तब आप कहेंगे थॉमस अल्वा एडिसन जी हैं। उसके बाद जब आपसे कहा जाएगा डायोड बल्ब तब आप कहेंगे सर जे फ्लेमिंग। जब आपसे कहा जाएगा ट्रायोड बल्ब तब आप कहेंगे लीड ए फॉरेस्ट। नेक्स्ट है कि घड़ी या फिर क्लॉक की जो चाल है इसको मापा जाता है गीगा वोल्ट में, गीगा वॉट में, गीगा एम्पियर में या फिर गीगा हर्ट्ज में। याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो क्लॉक है या जो घड़ी है इसको हम गीगा हर्ट्ज में मापते हैं। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, 1 गीगा हर्ट्ज बराबर होता है 10 की घात 9 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होता है गाइस, ये आवृत्ति का मात्रक होता है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने कि विद्युत के बल्बों की जगह प्रयुक्त किए जाने वाले CFL का पूरा नाम क्या है। जो गाइस विद्युत बल्ब की जगह प्रयुक्त किए जाने वाले CFL होते हैं इसका पूरा नाम क्या है। इसका जो पूरा नाम है मेरे प्यारे भाई वो है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आप आंसर देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये गाइस आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है बस, आंसर आपका आसानी से आएगा। पहला देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, किसी चालक तार से 10 एम्पियर की धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि चालक तार का विभवांतर 15 वोल्ट है तो किए गए कार्य की गणना करना है। अब आप यहाँ पर देखो मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि चालक तार है जिसकी धारा या फिर जिन्हें आप आई से प्रदर्शित करते हो ये आपको दिया गया है 10 एम्पियर। फिर आपको गाइस टाइम दिया गया है या फिर कहा जाए जो यहाँ पर आपको समय दिया गया है, टी दिया गया है, वो दिया गया है आपको 10 सेकेंड, ठीक है। और आपको गाइस यहाँ पर V का मान दिया गया है, वो दिया गया है 15 वोल्ट,
ठीक है। और आपसे पूछा गया है डब्ल्यू या फिर कार्य। अब आप सभी जानते हैं कि किए गए कार्य की गणना करने के लिए यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू। डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू का फार्मूला लगाएंगे, जहां पर क्यू बराबर हम निकालेंगे मेरे प्यारे भाई आई टी यानी आई और टी का गुणनफल। कहने का मतलब है अगर इसको हम देखें तो मेरे प्यारे भाई डब्ल्यू बराबर वी आई टी, वी आई और टी का फॉर्मूला लगा दीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। v बराबर यहाँ पर आपको दिया गया 15 तो हो जाएगा 15 गुणे आई आपको दिया गया मेरे प्यारे भाई 10 तो हो गया 10 गुणे टी आपको दिया गया 10 सेकंड तो हो गया 10। ठीक है, 15 दहम्मा कितना हो जाएगा 150 और गुणे 10 यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा 1500। और आप सभी जानते हैं कि कार्य का मात्रक होता है जूल, तो 1500 जूल यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, जो कि मुझे ऑप्शन ए में नजर आ रहा है ना। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1500 जूल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी यदि उसे दो बिंदुओं के बीच त्वरित किया जाता है, जबकि विभवांतर आपको 1000 वोल्ट दिया गया है। अब आप समझना मेरे प्यारे भाई, आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश करना है, इजी बहुत है, बताइए। अब आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई, एक इलेक्ट्रॉन में जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ठीक है, ये होती है गाइस इसकी जो आवेश होते हैं एक इलेक्ट्रॉन में, है ना। और आपसे पूछा गया गाइस इसकी गतिज ऊर्जा, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो गाइस इसकी गतिज ऊर्जा होगी या जो गाइस किए गए कार्य होंगे ये कितना होगा, आप यहाँ पर देखो गाइस वी क्यू यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा, यानी जो टोटल विभवांतर है और जो इसका टोटल आवेश आ रहा है या कूलाम आ रहा है ना। यहाँ पर आपको विभवांतर टोटल दिया गया 1000 वोल्ट, और जो गाइस यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन में गाइस टोटल कूलाम होंगे वो होते हैं 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। तो 1000 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 का हमने यहाँ पर गुणा किया, माइनस 19 का किया तो यहाँ से 3 जीरो हट करके यहाँ पर 3 जीरो हट जाएगा, यानी 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 16 जूल यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, किसी चालक का विभवांतर दो बिंदुओं के बीच 8 वोल्ट है और यदि उसे 4 एम्पियर की धारा उससे प्रभावित हो रही है तो प्रतिरोध आपको ज्ञात करना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर आपको बताना है। समझने की कोशिश करना, किसी भी चालक का विभवांतर है वह दो बिंदुओं के बीच है और इसका जो गाइस विभवांतर है वो दिया गया है 8 वोल्ट। ठीक है, और आपसे कहा गया गाइस जो धारा है वो कुल मिलाकर के 4 एम्पियर की उससे प्रभावित हो रही है, आपसे उसका रेजिस्टेंस या फिर उसका प्रतिरोध पूछा गया है। अब आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई, जो इसका प्रतिरोध होता है वो होता है उसके विभवांतर और उसमें जो गाइस धारा है या जो गाइस उसमें करंट बह रही है उसका अनुपात। ठीक है, तो R इज इक्वल टू वी बाई आई का फॉर्मूला लगाइए, आसानी से आंसर आएगा। V यहाँ पर आपको कितना दिया गया, 8 वोल्ट दिया गया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, और I यहाँ पर आपको दिया गया है 4 एम्पियर, तो हो जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी 2 ओम यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। अब आप सभी जानते हैं कि जो गाइस प्रतिरोध है इसका मात्रक ओम होता है, जिनको हम कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला देखो, किसी भी चालक का प्रतिरोध अगर 100 ओम है तो चालकता आपको ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से आंसर देना है आपको, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। किसी भी चालक का प्रतिरोध अगर 100 ओम है तो चालकता आपको ज्ञात करना है, समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको गाइस इसका जो चालकता है वो ज्ञात करनी है। अब आप सभी जानते हैं चालकता बराबर होगी जो इसका प्रतिरोध है उसका अनुपात, यानी उसका गाइस जो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती उस चालक की चालकता कहलाती है। तो गाइस अगर आप एक को 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.01 आएगा ना। और गाइस जो इसका मात्रक होता है चालकता का वो होता है ओम इनवर्स, क्या होता है, ओम इनवर्स होता है, या इसी ओम इनवर्स को हम मो में भी प्रदर्शित करते हैं। तो 0.01 ओम जो है गाइस ये आपका राइट होगा, 0.01 मो या 0.01 ओम इनवर्स आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो, इसका भी आप आंसर दीजिए, बहुत इजी है, ये भी आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक चालक तार जिसका प्रतिरोध 60 ओम है, ये 60 ओम लिखा गया है। ठीक है, अगर MHO लिखा होता तो वो उसकी चालकता हो जाती। और गाइस फिर कहा गया कि जिससे 2 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, चालक तार के बीच का विभवांतर आपको ज्ञात करना। अब आपको यहाँ पर आसानी से आंसर देना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो
आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया, कोई एक चालक तार है, प्रतिरोध आपको उसका 60 ओम दिया गया और गाइस उससे धारा जो प्रवाहित हो रही है वो 2 मिली एम्पियर प्रवाहित हो रही है। आपसे उसका विभवांतर या वोल्ट पूछा गया है। अब पहले तो आप गाइस यहाँ पर जो मिली एम्पियर लिखा गया है इसको एम्पियर में बदलिए। अब आप सभी जानते हैं मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए 10 की घात -3 इसमें गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर आपको गाइस लिखा गया 2 मिली एम्पियर यानी 2 गुणे 10 की घात -3 एम्पियर यहाँ पर दिया गया और आपको आर दिया गया, वो दिया गया 60 ओम। ठीक है, आपसे विभवांतर पूछा गया, बी पूछा गया और वी बराबर होता है आपका आई और यहाँ पर आर। ठीक है, आई और आर, आई आपका हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -3, आर आपका हो जाएगा यहाँ पर 60। ठीक है, और जब आप गाइस इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.12 वोल्ट। करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक हीटर है जिसकी शक्ति 1250 वाट है और विभव उसका दिया गया है 115 वोल्ट। ज्ञात करना है आपको गाइस प्रतिरोध और हीटर में धारा। ठीक है, आपसे गाइस यहाँ पर ओम निकालना है और आपको एम्पियर निकालना है। आसानी से आंसर देना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर पहले आप सबसे पहले तो यहाँ पर हम निकालेंगे मेरे प्यारे भाई इसकी विद्युत शक्ति हम सबसे पहले निकालेंगे। ऐसा क्यों, सबसे पहले आप सभी जानते हैं गाइस कि अगर हम इसका प्रतिरोध निकालेंगे तो प्रतिरोध का फॉर्मूला होगा आपका V²/P, है ना। तो यहाँ पर गाइस ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो V²/P का अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर आपको वोल्ट पहले ही दे दिया गया था 115 वोल्ट। तो गाइस V² है यानी 115 का हम वर्ग करेंगे और गाइस आपका जो P है या शक्ति है वो दिया गया था 1250 वाट, है ना। तो 115 गुणे 115 का हम गुणा करेंगे और 1250 से जब उसे हम भाग करेंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, आएगा आपका 10.6 ओम। क्या आएगा, 10.6 ओम। तो ये आपका क्या निकला, प्रतिरोध निकला। ठीक है, तो अब आप ध्यान देंगे तो 10.6 ओम यहाँ पर आपका हो जाएगा। ये भी आपका आंसर आसानी से आ सकता है। लेकिन अगर आपको कहीं कहीं ऑप्शन में इस प्रकार मिल जाए 10.6 यहाँ पर भी मिले, 10.6 यहाँ पर भी मिले, तब आप क्या करेंगे, तब आपको दूसरा इसका स्टेप भी निकालना होगा, जो कि मुझे यहाँ पर करंट पूछी गई है, धारा पूछी गई है। धारा बराबर हो जाएगा जो गाइस शक्ति है और जो विभवांतर उसका अनुपात। शक्ति यहाँ पर आपको दी गई थी 1250, विभवांतर आपने गाइस निकाला यहाँ पर दिया गया था 115। जब आप 1250 को 115 से भाग देंगे तब आएगा आपका 10.9 और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो 10.9 एम्पियर। दैट मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। दृष्टिकारी एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसका प्रयोग किसे परिवर्तित करने के लिए होता है। मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार पहले सभी दिल की गहराई से क्लास को लाइक कर दो। मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, पूरी जी जान शिद्दत लगाए हुई है, तो जिम्मेदारी आपकी तो बनती है, फर्ज आपका ये बनता है, कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो सबसे पहले सभी मित्र एक क्लास को लाइक जरूर करेंगे और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि गाइस जिससे आपको ही बेनिफिट होगा। कोई भी क्लास अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करेंगे। ठीक है, तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दृष्टिकारी एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो कि मेरे प्यारे भाई एसी को डीसी में बदलती है ना। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एसी को डीसी में। ए आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो गाइस की अपचाई परिणामी मित्र जो है इसमें एसी निर्गत जो है ये क्या प्रदान करता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिए गाइस, ये निवेश धारा से अधिक धारा को प्राप्त करता है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करती हैं और विद्युत क्षेत्र में इनका मार्ग जो है ये कैसा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। गाइस मेहनत बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। डेली में क्लास में नहीं ले पाता हूँ, कारण यही है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, फिर भी आप क्लास को लाइक नहीं करती हो, तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, जो गाइस पथ का आकार होगा, मार्ग जो आकार होगा मार्ग का, वो हो जाएगा पर वाला। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जल में आंशिक रूप से तिरछी डूबी पेंसिल का डूबा भाग जो है ये कैसा प्रतीत होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में रिविजन के लिए।
बताइए जल में आंशिक रूप से तिरछी डूबी पेंसिल का डूबा भाग जो है ये कैसा होता है मेरे प्यारे भाई? राइट हो जाएगा जल की सतह जो है इस पर थोड़ा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। करेक्ट हो जाएगा जल की सतह पर थोड़ा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन वी। चलिए अगला आपके अभी एक बात और याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे पूछा जाता है ऐसा क्यों होता है तो याद रखिएगा इसका मुख्य कारण है वो है अपवर्तन। क्योंकि आप सभी जानते हैं अपवर्तन में बताया गया कि प्रकाश की किरणें जो हैं वो अविलंब से जब गुजरेंगी तो वो अविलंब की ओर थोड़ा सा गाइस अविलंब से थोड़ा विचलित हो जाती है ना। तो ये होता है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। आप सभी समझते हैं प्रकाश की दो घटनाएं होती हैं, अपवर्तन परावर्तन, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्षितिज के नीचे वास्तव में डूब जाने के बाद भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता रहता है, इसका मुख्य कारण क्या है आपसे पूछा जा रहा है और सभी जानते भी होंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेहनत आपके लिए ही कर रहे हैं। देखो गाइस इसका मुख्य कारण है वो है गाइस वायुमंडल का डिफ्रैक्शन या वायुमंडल का अपवर्तन। इसी की वजह से गाइस अगर सूर्य डूब जाता है तो उसके बाद भी हमें कुछ देर दिखाई देता है, ठीक है, कुछ देर तक दिखाई देता है या उगने से कुछ देर पहले ही दिखाई देने लगता है ना। ये होता है वायुमंडल अपवर्तन के कारण। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि जो है ये कैसी होती। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट आंसर दो। इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कैसी होती। सभी जानते हैं अगर वायुमंडल ना होता भैया तो दिन की अवधि कम हो जाती है ना। तो राइट यहाँ पर क्या होगा मेरे मित्र? ऑप्शन ए कम हो जाती, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने देखो, मैं आपको बता दूं कि इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जाकर के आप चेक कर लेना, ठीक है। और अगर आपको गाइस कहीं डाउट है कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो गाइस दृष्टि भ्रम है ये क्या है? इंद्रधनुष या भूदीप्त, प्रभाव मंडल या जिन्हें आप हेलो भी कहते हो, मरीचिका। मृग मरीचिका जो है गाइस ये एक दृष्टि भ्रम है। दृष्टि भ्रम है मतलब ये हुआ जैसे अगर आप रेगिस्तानी क्षेत्र में चले जाएंगे दैट मींस जैसे आप राजस्थान चले जाइए, एक बात राजस्थान चले जाएंगे वहां पर गाइस जैसे कुछ दूर पर आपको एक रेत जो है ये चमकता हुआ नजर आएगा और आपको लगेगा कि वहां पर पानी है। तो पानी के अभाव में आप वहां पर जाएंगे तो वहां पर पानी भी नहीं मिलेगा, इसे ही कहा जाता है मरीचिका। मुख्य रूप से कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो ये जो है ये लागू होता है हिरण के ऊपर, है ना। अब जैसे गाइस जहाँ पर पानी की कमी होती है, बालू वगैरह ज्यादा होते हैं, रेत वगैरह ज्यादा होती है, तो वहां पर जो गाइस हिरण है ये दूर से देखता है और रेत जो है ये चमकता रहता है ना। तो उसको समझ में आता है कि वहां पर पानी होगा, फिर वो दौड़कर वहां पर जाता है तो उसको पानी भी नहीं मिलता है और इसी की वजह से गाइस वो इसी के लालच में, इसी के भ्रम में दौड़ते दौड़ते रहता है और गाइस प्यासा ही वो मर जाता है ना। तो गाइस ये होता है एक प्रकार का दृष्टि भ्रम जिन्हें आप मरीचिका कहते हो। तो इसीलिए गाइस इसे कभी कभी मृग मरीचिका भी कहते हैं, तो याद रखिएगा आपसे पूछा जा सकता है, ओके भैया। चलो अगला आपके सामने इसको आपको बताना है सूर्य के प्रकाश का कितना भाग इंफ्रारेड सॉरी क्या कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश का कितना भाग जो है ये इंफ्रारेड रेज होता है। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट हो जाएगा गाइस जो सूर्य का प्रकाश है इसका एक तिहाई भाग या एक बटा तीसरा भाग राइट होगा मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर आपका ऑप्शन है। एक बात आप और याद रखिएगा जो अवरक्त किरणें हैं इसकी जो खोज है गाइस ये विलियम हार्सेल के द्वारा की गई थी, ठीक है। और ये गाइस माध्यम में गर्मी उत्पन्न करती है, आप ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। सबसे ज्यादा आप याद रखिएगा अवरक्त किरण की जो खोज है विलियम हार्सेल के द्वारा की गई थी। अगला आपके सामने एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर अपने वास्तविक स्थान से उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है। यह जो है ये किसके कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है? विवर्तन, परावर्तन, बिखराव या फिर प्रकाश के अपवर्तन। अब देखो गाइस कोई एक तालाब है और उसके तल में कोई एक पत्थर पड़ा हुआ है, तो लगता है कि ये जो पत्थर है ये लगभग ऊपरी सतह पर ही रखा हुआ है। अगर हम अपने हाथ डालेंगे तो हो सकता है हम पकड़ ले, लेकिन जब आप हाथ डालते हो तब आप पकड़ नहीं सकते हो, है ना। ये गाइस ऐसा इसलिए होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? प्रकाश के अपवर्तन के कारण करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी डी फ्रेंड्स ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो जब एक माध्यम से
गुजर रही प्रकाश किरणें किसी अन्य माध्यम में आपतित होती हैं तो अपने पथ से वह मुड़ जाती हैं, और जैसे ही वह एक दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं और गाइस अपने पथ से वो थोड़ा मुड़ जाती हैं, विचलित हो जाती हैं, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर आपको हमारी जो मेहनत है ये कैसे लगी, अपनी राय जरूर बताइएगा। आपका स्कोर क्या रहा ये आप बता सकते हैं। अगर आपको मेहनत अच्छी लगी लाइक करिएगा, मित्र तक इसको साझा करिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये जिम्मेदारी आपकी है, इससे बेनिफिट आपको मिलेगा। कोई भी क्लास अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करेंगे।